नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदादर्शनम चैनल की इस वीडियो में। हम चौहान वंश के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हम 200 प्रश्न कर चुके हैं। आज हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संबंधित 50 प्रश्न कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म किस स्थान पर हुआ था जो उनके ननिहाल का क्षेत्र भी था? अजमेर, अनहिल पाटन गुजरात, दिल्ली या सांभर? देखिए, जो पृथ्वीराज तृतीय का जन्म है वो 1166 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर विक्रम संवत निकाले इसका तो 1223 विक्रम संवत निकलता है, जो गुजरात की राजधानी अनहिल पाटन में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो उनके पिता थे सोमेश्वर, उस समय चालुक्य राजाओं के संरक्षण में थे और वो वही रहते थे। इसमें जो अजमेर है वो अजमेर चौहानों की मुख्य राजधानी और शासन का केंद्र था। और दिल्ली पर बाद में उन्होंने नियंत्रण किया था। और सांभर के जो चौहान है उनका मूल स्थान सांभर था। अगला प्रश्न, कथन ए, सोमेश्वर की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज का अल्पायु में राज्याभिषेक एक चुनौतीपूर्ण घटना थी। कारण आर, 1177 ईस्वी के समय राज्य आंतरिक कलह और भारी शत्रुओं से घिरा हुआ था। देखिए, इसमें दोनों सही हो जाएंगे क्योंकि 1177 ईस्वी में सोमेश्वर की मृत्यु के समय पृथ्वीराज जो थे उनकी आयु मात्र 11 वर्ष थी। इस समय सिंहासन के अन्य दावेदारों और पड़ोसी राज्यों की महत्वाकांक्षाओं के कारण राज्य पर भारी संकट था। तो कथन ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही से व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की प्रसिद्ध उपाधि दल पुंगल का ऐतिहासिक महत्व क्या है? यह उनके धार्मिक झुकाव को दर्शाती है, यह उनकी विश्व विजेता बनने की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, यह दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में धारण की गई थी, यह उनके कला प्रेमी होने का प्रमाण है। देखिए, जो दलपुंगल होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्व विजेता। ये जो उपाधि है वो पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति और उत्तर भारत में उनके सैन्य प्रभुत्व को रेखांकित करती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह उनकी विश्व विजेता बनने की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो और समकालीन शिलालेखों में पृथ्वीराज की माता के नाम को लेकर क्या विरोधाभास है? रासो में कर्पूर देवी तथा शिलालेखों में कमलावती नाम है। रासो में कमलावती और शिलालेखों या ऐतिहासिक ग्रंथों में कर्पूरी देवी नाम है। रासो उन्हें चालुक्य वंश की राजकुमारी बताता है। शिलालेख उन्हें दिल्ली के अनंगपाल की पुत्री बताते हैं। देखिए, जो चंद्रप्रदाय कृत पृथ्वीराज रासो है उसके अनुसार उनकी माता जो थी वो दिल्ली के अनंगपाल तंवर की पुत्री जो थी कमलावती वो थी। और जो पृथ्वीराज विजय है वो और शिलालेखों के अनुसार अचलपुर या त्रिपुरी के राजा जो चेदीराज थे उनकी पुत्री कर्पूरी देवी थी। अतः इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। रासों में कमलावती और शिलालेखों में कर्पूरी देवी। अगला प्रश्न, कथन ए, रानी कर्पूरी देवी का शासनकाल जो 1177 से 78 ईस्वी में रहा चौहान साम्राज्य के स्थायित्व का आधार बना। कारण आर, उन्होंने अपने पुत्र के अल्पायु के दौरान कुशल कूटनीति से शासन का संचालन किया। इसमें भी दोनों सही हो जाएंगे, ए और आर जो है वो ए का सही व्याख्या करता है। जो कर्पूरी देवी थी उन्होंने संरक्षिका के रूप में मुख्यमंत्री कदम्बास और सेनापति भुवने कमल जो थे उनके सहयोग से राज्य को आंतरिक विद्रोह से बचाकर पृथ्वीराज के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया था। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान को किस गरिमामय पदवी से संबोधित किया गया है? महाराजा धीराज, भरतेश्वर, परम भट्टारक या सुल्तान ए हिंद? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेश्वर। जो जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखी है उस पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज को भारतेश्वर मतलब भारत का स्वामी कहा गया है, जो उनकी व्यापक राजनीतिक सत्ता का सूचक है। अगला प्रश्न देखिए, राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध होने के पीछे पृथ्वीराज का कौन सा निर्माण कार्य मुख्य कारण माना जाता है? अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का नवीनीकरण, दिल्ली में पिथौरागढ़ या लालकोट का विस्तार दुर्ग का निर्माण, सांभर में शाकंभरी मंदिर का निर्माण, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखना। देखिए, इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। दिल्ली में पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण या लालकोट का विस्तार। जो पृथ्वीराज है उन्होंने दिल्ली में जो लाल कोट है उसके चारों ओर सुरक्षा के लिए एक विशाल परकोटे और किले का निर्माण करवाया था जिसे पिथौरागढ़ कहा गया। इसी दुर्ग के नाम पर वे राय पिथौरा कहलाए थे। और जो अजमेर का तारागढ़ है उसका जो निर्माण है वो जयराज के समय हुआ था।
और दिल्ली में कुतुब मीनार की जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय रखी गई थी। अगला प्रश्न, डॉक्टर दशरथ शर्मा के ऐतिहासिक शोध के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म संवत क्या है? विक्रम संवत 1223, विक्रम संवत 1234, विक्रम संवत 1239, विक्रम संवत 1166। देखिए अभी अपने देखा था इनका जो जन्म है वो 1166 ईस्वी में हुआ था, तो 1166 ईस्वी को विक्रम संवत में बदलते हैं तो 1223 विक्रम संवत आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज के प्रारंभिक जीवन और सैन्य प्रतिभा के विकास के संदर्भ में कौन सा कूट सत्य है? उनका बचपन चालुक्य दरबार गुजरात के सामरिक परिवेश में बीता। सोमेश्वर ने उन्हें बचपन से ही उत्कृष्ट सैन्य शिक्षा और कूटनीति के लिए प्रेरित किया। कर्पूरी देवी ने अजमेर के प्रशासन में योग्य मंत्रियों का चयन सुनिश्चित किया। देखिए इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3। पृथ्वीराज जो थे उनके व्यक्तित्व का निर्माण में उनके जो पिता थे उनकी सैन्य दृष्टि, माता जो थी उनकी प्रशासनिक सूझबूझ, और जो चालुक्य दरबार के सामरिक वातावरण का संयुक्त योगदान था। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे आपने। अगला प्रश्न, अल्पायु में सिंहासनारोहण के पश्चात पृथ्वीराज के सामने सबसे पहली और गंभीर चुनौती क्या थी? विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना करना, आंतरिक सत्ता संघर्ष और सगे संबंधियों जैसे नागार्जुन के विद्रोह, अकाल और सूखे की स्थिति का सामना करना, चालुक्य साम्राज्य के साथ सीमा विवाद सुलझाना। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक सत्ता के संघर्ष और सगे संबंधियों के विद्रोह। ये अल्पायु के शासक थे, तो अल्पायु के शासक के लिए सबसे तात्कालिक जो संकट था वो था नागार्जुन की ओर से विद्रोह, जिसने स्वयं को वास्तविक उत्तराधिकारी बताते हुए विद्रोह कर दिया था। जो नागार्जुन थे वो विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज के मुख्यमंत्री कदम्बवास या केमवास को उनके किस विशिष्ट गुण के कारण महामात्य पद पर सुशोभित किया गया? कट्टर धार्मिक विचार, विलक्षण प्रशासनिक मेधा और निष्ठा, विदेशी भाषाओं का ज्ञान, या केवल उच्च सैन्य कौशल। देखिए जो कदम्बवास थे, केमवास, वो एक राजनीतिक ही नहीं बल्कि कर्पूरी देवी के शासनकाल के मुख्य स्तंभ थे, जिन्होंने आंतरिक विद्रोह को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई थी। तो इसमें ऑप्शन बी ज्यादा सही हो जाएगा, विलक्षण प्रशासनिक मेधा और निष्ठा। अगला प्रश्न, निम्न का सही मिलान करें, पद एवं व्यक्ति। देखिए जो कदम्बवास थे वो मुख्यमंत्री थे, और जो सेनापति थे वो थे भुवनेकमल, और राज्य की जो संरक्षिका थी वो थी कर्पूरी देवी, और दरबारी कवि और सलाहकार थे चंदर बरदाई। तो इस तरह से जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न देखते हैं, सेनापति भुवनेकमल, जिन्हें कुछ स्रोतों में भोला भी कहा गया है, पृथ्वीराज के किस संबंधी के रूप में जाने जाते थे? चाचा, मामा, भाई या पिता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मामा, ऑप्शन बी। जो भुवनेकमल थे वो पृथ्वीराज की माता कर्पूरी देवी के भाई थे और गुजरात से अजमेर आए थे। और ये जो चाचा हैं वो विग्रहराज चतुर्थ थे, और जो भाई है वो नागार्जुन थे जो उनके चचेरे भाई थे, और जो सोमेश्वर थे वो उनके पिता थे। अगला प्रश्न, प्रबंध चिंतामणि के अनुसार मुख्यमंत्री कदम्बवास या केमास की मृत्यु के लिए किस मंत्री के षड्यंत्र को उत्तरदायी माना गया? भुवनेकमल, प्रताप सिंह, स्कंद या वामन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रताप सिंह। जो प्रताप सिंह नामक एक ईर्ष्यालु मंत्री थे, उन्होंने पृथ्वीराज के कान भरे थे कि केमास जो है वो विश्वासघाती हो गए, अतः पृथ्वीराज जो थे उन्होंने उनकी हत्या करवा दी थी। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज के प्रशासन में स्कंद और वामन नामक अधिकारियों की मुख्य भूमिका क्या थी? वे केवल विदेशी राजदूत थे, वे विद्वान परामर्शदाता और कुशल सेनानायक थे, वे राजस्व वसूली के मुख्य अधिकारी थे, वे राज्य के मुख्य पुजारी थे। देखिए इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि वे विद्वान परामर्शदाता और कुशल सेनानायक थे। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के अनुसार केमास कदम्बवास का वध किस स्थान या संदर्भ में हुआ था? देखिए
ऑप्शंस: युद्ध के मैदान में लड़ते हुए, एक गोपनीय षड्यंत्र के तहत, अंतःपुर या महल के पास, शिकार के दौरान अचानक दुर्घटना में, या संन्यास लेने के बाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक गोपनीय षड्यंत्र के अंतर्गत। देखिए, जो पृथ्वीराज रासो है उसके अनुसार केमास पर अनैतिक आचरण और विश्वासघात का आरोप लगाकर जो पृथ्वीराज थे उन्होंने रात्रि के समय उनका वध कर दिया था। अगला प्रश्न 217। भुवनेकमल की सैन्य सहायता ने पृथ्वीराज को किस प्रारंभिक विद्रोह को कुचलने में निर्णायक मदद की थी? बधानक का विद्रोह, नागार्जुन का विद्रोह, गहड़वाल आक्रमण, या चालुक्य सेना का घेरा। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन का विद्रोह या गुड़पुर का युद्ध। जो नागार्जुन थे उनको इस युद्ध में चौहान सेना ने हरा दिया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 218। पृथ्वीराज चौहान ने किस वर्ष प्रशासन की बागडोर मंत्रियों और संरक्षिका के प्रभाव से मुक्त होकर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली? 1177 ईस्वी, 1180 ईस्वी के लगभग, 1182 ईस्वी, या 1178 ईस्वी। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1180 ईस्वी के लगभग। 1177 से लेकर 1880 तक जो है वो माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में रहे थे, लेकिन 1180 ईस्वी के आसपास उन्होंने स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना और सैन्य अभियान करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न, चौहान प्रशासन में महात्म्य या मुख्यमंत्री के पद की क्या गरिमा थी? यह केवल राजा का निजी सचिव होता था, वह राजा के बाद राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक और कूटनीतिक अधिकारी होता था, वह केवल धार्मिक उत्सवों का प्रधान होता था, वह विदेशी आक्रमणों की सूचना देने वाला गुप्तचर होता था। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह राजा के बाद राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक और कूटनीतिक अधिकारी होता था। जो पृथ्वीराज चौहान है उनके समय केमास के पास में यह पद था। अगला प्रश्न देखिए, कर्पूरी देवी के शासनकाल की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता क्या थी? चालुक्यों से वैवाहिक संबंध बनाना, अल्पायु राजा के विरुद्ध होने वाले आंतरिक गृह युद्ध और पारिवारिक विद्रोह को थामे रखना, मोहम्मद गौरी को संधि के लिए मजबूर करना, या दिल्ली की राजधानी को अजमेर स्थानांतरित करना। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्पायु राजा के विरुद्ध होने वाले आंतरिक गृह युद्ध और पारिवारिक विद्रोह को थामे रखना। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन, जिसने गुड़पुर या गुड़गांव पर अधिकार कर विद्रोह किया था, का चौहान वंश से क्या संबंध था? वह अर्णोराज का पुत्र था, वह विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसलदेव का पुत्र था, वह सोमेश्वर का सगा भाई था, या वह जगदेव का पुत्र था। तो देखिए, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि वो जो है वो विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव के पुत्र थे। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुड़पुर के युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज ने विद्रोहियों के साथ क्या कठोर व्यवहार किया जिसका उल्लेख पृथ्वीराज विजय में मिलता है? उन्हें माफ कर राज्य में ऊंचे पद दिए, नागार्जुन के सहयोगी देवभट्ट अन्य सैनिकों के सिर काटकर अजमेर दुर्ग के कंगूरों पर लटका दिए, उन्हें देश निकाला देकर दिल्ली भेज दिया, या उनकी संपत्ति जब्त कर उन्हें पुजारी बना दिए। देखिए, जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को जड़ से समाप्त करने के लिए और भविष्य में चेतावनी देने के लिए जो पृथ्वीराज थे उन्होंने अत्यंत उग्र रुख अपनाया और जो विद्रोही थे उनके सिर काटकर दुर्ग की दीवारों पर सजवा दिए थे। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान के प्रारंभिक सैन्य अभियानों का सही कालक्रम क्या है? नागार्जुन के विद्रोह का दमन या गुड़पुर युद्ध, बाधानक जाति का पूर्ण विनाश, महोबा तुमुल का युद्ध, चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से संघर्ष आबू नागौर क्षेत्र में। देखिए, ये सारे बिल्कुल सही क्रम से जमे हुए हैं। सबसे पहले गुड़पुर का युद्ध, फिर बाधानक जाति का पूर्ण विनाश, फिर महोबा या तुमुल का युद्ध, और फिर जो चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से उनसे संघर्ष हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 224। बाधानक नामक उपद्रवी जाति का भौगोलिक विस्तार दिल्ली और अजमेर के मध्य किस क्षेत्र में था? मारवाड़ और जालौर, सतलज और सिंधु का दोआब, मथुरा, अलवर और भरतपुर बयाना के आसपास, कच्छ और काठियावाड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा, अलवर और भरतपुर बयाना के आसपास, ऑप्शन सी। जो मारवाड़ और जालौर है वहां पर परमार और सोनग्रा चौहान थे, और जो सतलज और सिंधु का दोआब था वहां पर तुर्कों का प्रभाव था, और ये जो कच्छ और काठियावाड़ है यहाँ पर चालुक्यों का शासन था। अगला प्रश्न,
बदानकों के दमन के पश्चात पृथ्वीराज को किस सामरिक केंद्र पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ जिससे उत्तर पूर्वी सीमा सुरक्षित हुई? हांसी, बयाना, सिरसा या नाडोल? इसका सही उत्तर हो जाएगा बयाना, भरतपुर। देखिए जो बयाना है वो बदानकों की शक्ति का प्रमुख केंद्र थी। इसे जीतने के बाद में चौहान साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो जेचाक मुक्ति जो बुंदेलखंड में पड़ता है वो और कन्नौज वहां तक स्पर्श करने लगी थी। अगला प्रश्न, कथन ए, बदानकों का विनाश पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति की अनिवार्य आवश्यकता थी। कारण, बदानक जाति निरंतर चौहानों के संचार मार्गों और सीमावर्ती गांवों पर आक्रमण करती थी। देखिए जो एक चक्रवर्ती राजा है उसके लिए अपने केंद्र के निकटवर्ती उपद्रवी तत्वों को समाप्त करना पहली प्राथमिकता थी ताकि बाहरी अभियानों के समय पीठ सुरक्षित रहे। इस तरह से इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नागार्जुन के विद्रोह के समय उसकी पत्नी देसल देवी और पुत्रों के साथ पृथ्वीराज ने क्या व्यवहार किया? उन्हें ससम्मान महल में स्थान दिया, उन्हें कैद कर लिया गया और उनके समर्थकों का दमन किया गया, उन्हें कन्नौज के दरबार में भेज दिया गया या उन्हें मालवा के परमारों को सौंप दिया गया? देखिए जो नागार्जुन थे वो स्वयं तो युद्ध क्षेत्र से भागने में सफल रहे थे, लेकिन जो उनकी रानी थी देसल देवी और जो उनका परिवार था उसको चौहान सेना ने बंदी बना लिया था, जिससे नागार्जुन की राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई थी। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उन्हें कैद कर लिया और समर्थकों का दमन किया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध जैन विद्वान के खतरगच पट्टावली ग्रंथ में बदानकों की सैन्य शक्ति और उनकी पराजय का उल्लेख मिलता है? हेमचंद्र सूरी, जिनपाल, जिनपति सूरी के शिष्य, हरिभद्र सूरी या मेरुतुंग? देखिए इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा जिनपाल, ऑप्शन बी, जो जिनपति सूरी के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित जो खतरगच पट्टावली है उसमें 1182 ईस्वी के आसपास बदानकों के पूर्ण दमन और पृथ्वीराज की बढ़ती शक्ति का आंखों देखा विवरण मिलता है। और जो हेमचंद्र सूरी थे वो चालुक्य दरबार में थे और ये जो मेरुतुंग है इन्होंने प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न, नागार्जुन और बदानकों के विद्रोह के दमन में पृथ्वीराज के किन दो स्तंभों मंत्रियों ने नेतृत्व प्रदान किया? केमास और भुवनेकमल, प्रताप सिंह और स्कंद, वामन और चंद्रवरदाई, पंजुन राय और गोविंदराज? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा केमास और भुवनेकमल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 230, आंतरिक शत्रुओं के सफाये के बाद पृथ्वीराज ने किस नीति का औपचारिक रूप से संकनाद किया? शांति और अहिंसा की नीति, दिग्विजय नीति, केवल धार्मिक प्रचार की नीति या समुद्री व्यापार विस्तार की नीति? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिग्विजय नीति अर्थात समस्त दिशाओं को जीतने की नीति। जो आंतरिक बाधाएं थी उनको दूर होने पर पृथ्वीराज जो थे उन्होंने दलपुंगल की जो उपाधि थी उसको चरितार्थ करने के लिए जो पड़ोसी स्वतंत्र राजपूत राज्य थे उनको अपने अधीन करने के लिए दिग्विजय का मात्र जो मार्ग था वो अपनाया था। अगला प्रश्न, 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमर्दी देव के मध्य लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? तराइन का युद्ध, महोबा या तुमुल का युद्ध, आबू का युद्ध या बयाना का युद्ध? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा महोबा या तुमुल का युद्ध। ये जो युद्ध है वो बुंदेलखंड के महोबा क्षेत्र में तुमुल नामक स्थान पर लड़ा गया था, जिसमें जो पृथ्वीराज है उन्होंने चंदेलों की शक्ति को भीषण क्षति पहुंचाई थी। जो तराइन का युद्ध है वो तुर्कों के विरुद्ध था और आबू का युद्ध चालुक्यों के विरुद्ध किया था। जो बयाना का युद्ध है वो बदानकों के विरुद्ध किया गया था। अगला प्रश्न, महोबा के युद्ध का तात्कालिक और सामरिक कारण क्या माना जाता है? दिल्ली के सिंहासन पर चंदेलों का दावा, तुमुल क्षेत्र में घायल चौहान सैनिकों की परमर्दी देव द्वारा हत्या करवाना, पृथ्वीराज द्वारा चंदेल राजकुमारी से विवाह की इच्छा, चालुक्यों के साथ चंदेलों का गठबंधन? देखिए जो पृथ्वीराज है वो जब दिल्ली से लौट रहे थे तो लौटते समय उनके कुछ सैनिकों को परमर्दी देव ने मार दिया था, जिसे पृथ्वीराज ने अपने सम्मान पर प्रहार मान करके महोबा पर आक्रमण कर दिया था। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, तुमुल क्षेत्र में घायल चौहान सैनिकों को परमर्दी देव द्वारा हत्या करवाना। अगला प्रश्न, महोबा के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंदेल सेना का नेतृत्व आला उदल नामक वीर बनाफर भाइयों ने किया था। इस युद्ध में आला और उदल वीरगति को प्राप्त हुए।
जयचंद गहड़वाल ने इस युद्ध में पृथ्वीराज की गुप्त रूप से सहायता की थी। देखिए इसमें जो 1 और 2 है वो तो बिल्कुल सही हो जाएंगे और कथन 3 जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जयचंद थे उन्होंने पृथ्वीराज के विरुद्ध चंदेलों की सैन्य सहायता की थी। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 व 2। और ये जो आला और उदल है उनकी वीरता के जो गीत है वो आज भी बुंदेलखंड के लोकगीतों में प्रचलित है। अगला प्रश्न, महोबा विजय के उपरांत पृथ्वीराज ने विजित क्षेत्र की व्यवस्था संभालने के लिए किसे वहां का प्रशासक नियुक्त किया? गोविंदराज, पंजुनराय, हरिराज या कदम्बवास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजुनराय, जो एक कछवा शासक रहे थे। जो पंजुनराय थे वो पृथ्वीराज के सबसे विश्वास पात्र सामंतों में से एक थे। महोबा जीतने के बाद में वहां का जो शासनभार था वो उन्हें ही सौंपा गया। और जो गोविंदराज है वो पृथ्वीराज के पुत्र थे। हरिराज जो है वो पृथ्वीराज के भाई थे और जो कदम्बवास है वो उनके मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न, आला और उदल की वीरता से प्रभावित होकर किस कवि ने आला खंड या परमाल रासों की रचना की? चंद्रप्रदाई, जयानक, जगनिक या सोमदेव? इसका सही उत्तर हो जाएगा जगनिक, ऑप्शन सी। जो जगनिक है उस जगनिक ने परमाल रासों के आला खंड में महोबा युद्ध का सजीव चित्रण किया है, जिसे आज भी वर्षा ऋतु में वीरगाथा के रूप में गाया जाता है। जो चंद्रवरदाई है उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखी थी और जो सोमदेव है उन्होंने ललित विग्रहराज लिखी। अगला प्रश्न, महोबा युद्ध के दौरान परमर्दी देव को किस राजपूत शासक ने पृथ्वीराज के विरुद्ध सैन्य सहायता प्रदान की थी? भीमदेव द्वितीय, जयचंद गहड़वाल, लक्ष्मण सेन या कीर्तिपाल? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयचंद गहड़वाल, जो कन्नौज के थे। जयचंद ने पृथ्वीराज की बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अपने 2 सेनापतियों को चंदेल की सहायता हेतु भेजा था, जिससे पृथ्वीराज और जयचंद के बीच में शत्रुता बढ़ गई थी। अगला प्रश्न, दिग्विजय नीति के कारण पृथ्वीराज ने उत्तर भारत में कौन सी राजनीतिक स्थिति उत्पन्न कर दी थी? उन्होंने सभी राजपूत राज्यों को एक संघ में संगठित कर लिया। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों गहड़वाल, चंदेल, चालुक्यों को अपना शत्रु बना लिया। उन्होंने विदेशी आक्रमणों के लिए एक मजबूत रक्षा पंक्ति बनाई। उन्होंने स्वेच्छा से अपना आधा राज्य पड़ोसी राजाओं को दे दिया। देखिए जो दिग्विजय की नीति है उसमें साम्राज्य विस्तार में सफल रही, लेकिन कूटनीतिक रूप से इसने पृथ्वीराज को मित्रविहीन कर दिया था। जब तुर्कों के आक्रमण हुए तो पड़ोसी राज्य जो है वो तटस्थ रहे थे, मतलब दूर रहे थे उनसे। तो इस तरह उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों गहड़वाल, चंदेल, चालुक्यों को अपना शत्रु बना लिया था। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज ने किस ऐतिहासिक प्रदेश पर चौहानों का वर्चस्व स्थापित किया? मालवा, जेजाक भुक्ति, अहिरुद्र या सपादलक्ष? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जेजाक भुक्ति, जो वर्तमान बुंदेलखंड में पड़ता है। चंदेलों का जो साम्राज्य था उसको प्राचीन काल में जेजाक भुक्ति कहा जाता था। पृथ्वीराज की इस विजय ने चौहानों की धाक जो है वो दक्षिण पूर्व तक जमा दी थी। तो जो मालवा है ऑप्शन ए, यहाँ परमारों का शासक था। और जो सपादलक्ष है वो सांबर का ही मूल नाम है। अगला प्रश्न, दिग्विजय नीति के तहत पृथ्वीराज द्वारा विजित क्षेत्रों और उनके शासकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बदानक, मथुरा, अलवर क्षेत्र, महोबा, परमर्दी देव, चंदेल, कन्नौज, जयचंद गहड़वाल, आबू, धारावर्ष, परमार? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौज, जयचंद गहड़वाल। उनके बीच में संघर्ष अवश्य हुआ, लेकिन जो पृथ्वीराज थे उन्होंने कभी कन्नौज के ऊपर पूर्ण अधिकार नहीं कर पाए। ये केवल एक सीमावर्ती और व्यक्तिगत संघर्ष तक सीमित रहा था। तो इस तरह से जो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा, पूर्ण विजय नहीं हुई थी। अगला प्रश्न, महोबा युद्ध के वीर आला उदल की लोक मान्यता के अनुसार उनकी वीरता का मुख्य स्वर क्या था? क्षत्रिय 12 वर्ष दिए, 13 वर्ष जिए सियार, जन्नी जने तो ऐसा जन जैसा पृथ्वीराज चौहान, आला उदल की वीरता बुंदेलों की शान, या युद्ध ही क्षत्रिय का परम धर्म है? देखिए आला खंड की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, 12 बरस लो कुकर जिए, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये उनकी शौर्य गाथा का प्रतीक है। अतः जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, क्षत्रिय 12 वर्ष दिए और 13 वर्ष जिए सियार। अगला प्रश्न,
कन्नौज के घेड़वाल शासक जयचंद और पृथ्वीराज के बीच वैमनस्य का सबसे बड़ा प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? धार्मिक मतभेद, दिल्ली के उत्तराधिकार का प्रश्न और साम्राज्यवादी विस्तार की होड़, मध्य एशिया के व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण, मालवा की परमारों को दी गई सहायता। देखिए, जो दोनों शासक है वो दिल्ली पर अपना अधिकार मानते थे, उत्तर भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे। इसी महत्वाकांक्षा ने उनके बीच में कभी न खत्म होने वाली शत्रुता पैदा कर दी। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दिल्ली के उत्तराधिकार का प्रश्न और साम्राज्यवादी विस्तार की होड़। और ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक मतभेद तो हो ही नहीं सकता, दोनों शासक जो है वो हिंदू शासक थे। अगला प्रश्न, कथन ए, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा संयोगिता अपहरण की घटना को पूर्णतः काल्पनिक मानते हैं। कारण आर, पृथ्वीराज विजय और समकालीन फारसी वृत्तांतों में इस प्रेम प्रसंग का कोई उल्लेख नहीं है। देखिए, इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कथन सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 243, जयचंद घेड़वाल द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ के दौरान पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए क्या किया गया था? उन्हें यज्ञ में आमंत्रित ही नहीं किया गया, उन्हें उनकी लोहे की प्रतिमा बनाकर द्वारपाल के स्थान पर खड़ी की गई, उनके दूत को बंदी बना लिया गया, उनके साम्राज्य के एक हिस्से को यज्ञ की आहुति में प्रतीकात्मक रूप में दान कर दिया गया। देखिए, जो जयचंद थे उन्होंने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उनकी प्रतिमा को द्वारपाल के रूप में रखा था, लेकिन जो संयोगिता थी उन्होंने उसी प्रतिमा के गले में वरमाला डाल दी। इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, उनकी लोहे की प्रतिमा बनाकर द्वारपाल के स्थान पर खड़ी की गई। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध इतिहासकार सीवी वैद्य का संयोगिता प्रसंग के बारे में क्या विशिष्ट मत है? वे इसे पूरी तरह मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, वे इसे एक ऐतिहासिक सत्य मानते हैं और इसके पीछे राजनीतिक कारणों की संभावना देखते हैं, वे मानते हैं कि संयोगिता जयचंद की पुत्री नहीं थी, वे केवल फारसी स्रोतों पर विश्वास करते हैं। देखिए, जो सीवी वैद्य है वो और डॉक्टर जो दशरथ शर्मा है वो इस घटना को पूरी तरह नकारते हैं। उनका मानना था कि दो बड़े घरानों के बीच में ऐसे प्रसंग संभव नहीं थे जिन्होंने शत्रुता को चरम पर पहुंचाया। इस तरह देखिए तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 245, पृथ्वीराज जयचंद संघर्ष ने भारतीय इतिहास के भविष्य को किस प्रकार नकारात्मक रूप से प्रभावित किया? इससे राजपूतों की एकता भंग हुई और वे विदेशी तुर्कों के विरुद्ध एकजुट नहीं हो सके, इससे कन्नौज का वैभव और बढ़ गया, इससे पृथ्वीराज को अपार धन संपदा प्राप्त हुई, इससे चौहानों की सीमाएं समुद्र तक पहुंच गई। देखिए, ये दोनों ही शक्तिशाली राजपूत थे, दोनों शक्तिशाली राजपूत राज्यों के बीच में इस युद्ध ने दोनों सैन्य शक्ति को क्षीण कर दिया था, जिसका लाभ उठा करके जो मोहम्मद गौरी थे उसने भारत में पैर जमाने में सफलता प्राप्त की। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, इससे राजपूतों की एकता भंग हुई और वे विदेशी तुर्कों के विरुद्ध एकजुट नहीं हो सके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 246, सत्य असत्य बताएं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण स्वयंवर के दौरान भारी सैन्य बल और पराक्रम के साथ किया था। सत्य असत्य, आंशिक रूप से सत्य या प्रमाण अस्पष्ट। देखिए, इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, ये कथन सत्य है, क्योंकि जो पृथ्वीराज रासो है उसके अनुसार पृथ्वीराज अपने चुनिंदा वीरों के साथ कन्नौज पहुंचे और भरी सभा से संयोगिता को ले आए, जिससे जयचंद और उनके बीच में भीषण युद्ध हुआ। अगला प्रश्न, लोक श्रुतियों और जनश्रुतियों में जयचंद घेड़वाल पर क्या गंभीर आरोप लगाया जाता है? हालांकि इसके पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण कम है। उसने पृथ्वीराज को जहर दिया था, उसने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, उसने पृथ्वीराज के पुत्र का अपहरण किया था, उसने तुर्कों से संधि कर इस्लाम स्वीकार कर लिया था। देखिए, कई भारतीय स्रोत और लोक कथाएं जो है वो जयचंद को देशद्रोही के रूप में चित्रित करती है, जिसने गौरी को पृथ्वीराज के विरुद्ध सहायता का आश्वासन दिया था। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, उसने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय नीति और उनके पड़ोसी संबंधों का विश्लेषण करने पर उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक चूक क्या नजर आती है? उन्होंने सेना का आधुनिकीकरण नहीं किया, उन्होंने एक ही समय में सभी पड़ोसी राज्यों को अपना कट्टर शत्रु बना लिया, वे दिल्ली को राजधानी बनाने में असफल रहे, उन्होंने तुर्कों से कभी युद्ध नहीं किया। देखिए, इसमें जो ऑप्शन बी है
वो सही हो जाएगा। उन्होंने एक ही समय में सभी पड़ोसी राज्यों को अपना शत्रु बना लिया था। अगला प्रश्न, जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय में संयोगिता प्रसंग का उल्लेख न होने का तार्किक कारण क्या हो सकता है? जयानक को जयचंद के बारे में जानकारी नहीं थी। यह ग्रंथ मुख्य रूप से शौर्य पर केंद्रित था और अपूर्ण अवस्था में प्राप्त हुआ है। जयानक पृथ्वीराज का दरबारी कवि नहीं था। संयोगिता जयानक की बहन थी। देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ये जो ग्रंथ है वो मुख्य रूप से शौर्य पर केंद्रित था जो अपूर्ण अवस्था में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, 1190 ईस्वी के अंत तक मोहम्मद गोरी के बड़े आक्रमण से ठीक पहले पृथ्वीराज चौहान की साम्राज्यिक स्थिति क्या थी? वे उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली लेकिन राजनीतिक रूप से एकाकी शासक थे। वे जयचंद गढ़वाल के अधीन एक सामंत थे। उनका साम्राज्य केवल अजमेर के किले तक सिमट गया था। उन्होंने अपनी पूरी सेना पड़ोसी राज्यों को दान कर दी थी। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। वे उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली लेकिन राजनीतिक रूप से एकाकी शासक थे। 1190 ईस्वी तक जो पृथ्वीराज थे उन्होंने अपने लगभग सभी पड़ोसी राजपूत राज्य जो थे उनको जीत लिया था। वे दलपुंगल तो थे ही, लेकिन संकट के समय कोई भी राजपूत राजा जो था वो उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था। इसी वजह से तुर्कों का जो संकट था वो भारत में आया था। इस तरह हम चौहान वंश से संबंधित 250 प्रश्न हल कर चुके हैं। धन्यवाद।